नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस का जो जनरल हिंदी वाला सेगमेंट है उसे हम कवर कर रहे थे। 2 वीडियोस इससे पहले आ चुके हैं। एक में हमने गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा था, जिसमें कि शीर्षक, व्याख्या और सारांश लिखने की कला हमने सीखी थी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने संक्षेपण देखा था, संक्षेपण कैसे किया जाता है उसी गद्यांश के आधार पर। ये सब देखने के बाद अब अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं और ये है पत्र लेखन। यहाँ अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होता है, मतलब उसे आप बच नहीं सकते। भावार्थ में, संक्षेपण में, व्याख्या में थोड़ा ढीला ढाली चल सकती, लेकिन पत्र लेखन में अगर आप प्रारूप से जरा भी दाएं बाएं गए तो आपका पूरा पत्र गलत हो जाएगा। इसलिए प्रारूप को बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। हर पत्र का अपना एक निश्चित प्रारूप होता है, उसी के आधार पर उसे लिखना होता है। मतलब ढांचा पहले से बना हुआ है, उसमें सिर्फ आपको भरना है, अक्षर भरने। तो ढांचा आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन से पत्र हैं। यहाँ देखिए, सरकारी पत्र आपको लिखने के लिए आ सकता है, मतलब शासकीय पत्र, जो कि सबसे ज़्यादा अनुशासित होता है। अनुशासित सभी होते हैं लेकिन उसमें से भी ये सर्वाधिक होता है। इसके अलावा अर्ध सरकारी पत्र है, जिसमें अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। पत्र व्यवहार की सबसे ढीली ढाली शैली जो कार्यालयी पत्र होते हैं उसमें यही होती है। इसके बाद तार लेखन होता है। संक्षिप्त में अपनी बात कहनी होती है। जितना संक्षिप्त में आप कम से कम शब्दों में कह सकते हैं उतने कम शब्द में कहना होता है। इसके अलावा कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, ठीक है, और परिपत्र है। परिपत्र भी शासकीय पत्र के जैसा ही होता है, बस ये है कि शासकीय पत्र में केवल 2 व्यक्तियों के बीच में पत्र व्यवहार होता है, मतलब एक प्रेषक होता है, एक प्रेषित होता है, ठीक है। लेकिन जो परिपत्र होता है उसमें प्रेषक भले ही एक हो, लेकिन जो प्रेषित है उनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है, मतलब कई लोगों को संबोधित करता हुआ ये पत्र होता है। बाकी जो शैली है वो लगभग शासकीय पत्र जैसी ही होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सरकारी यानी शासकीय पत्र को, और सूचनाओं के आदान प्रदान, सूचना लेने अथवा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और प्रयोजन यही दिया है, मतलब प्रयोजन जो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि आप पत्र क्यों लिखेंगे। तो पत्र लिखने का यही उद्देश्य है। और किसके लिए होता है, मतलब कहाँ कहाँ आप शासकीय पत्र भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ उठाए वहीं लिखकर भेज दिए, ऐसे नहीं। देखिए, कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाएं लेने अथवा देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ पे चीज़ें उल्लिखित की गई हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इन जितने भी विभाग या व्यक्ति या कर्मचारी हैं, इनसे सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु शासकीय पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ और खोल कर उसी चीज़ को बता दिया गया है। तो किन मामलों में, किसके लिए और किन मामलों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मामले में थोड़ा और विस्तार है। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए, विदेशी सरकारों, मतलब भारत सरकार हो गई, विदेश यानी किसी और देश की सरकार से उससे बातचीत करनी है तो उसके लिए, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना देने अथवा लेने के लिए भी शासकीय पत्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर पत्राचार हो रहा है तो वो इसी शैली में होगा। और राज्य सरकारों या केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने देने के लिए अगर केंद्र सरकार को पत्र व्यवहार करना है तो वो भी इसी शैली में होगा। संवैधानिक निकायों यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, और उसके साथ साथ जो सिचुएटरी बॉडीज होती हैं, मतलब सांविधिक निकाय होते हैं, इन दोनों से अगर आपको सूचना लेनी या देनी है तो ऐसी स्थिति में शासकीय पत्र की जो शैली है उसी में आपको पत्र लिखना होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। मतलब अनुशासनहीनता कही जाएगी, कुल मिलाकर बात यह। अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से सूचना लेने अथवा देने के लिए भी इसी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, स्वायत्तशासी निगमों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों इत्यादि से सूचना लेने अथवा देने के लिए शासकीय पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा न हो कि उदाहरण देने के लिए वहां आ जाए, मतलब पूछा जाए कि बताइए शासकीय पत्र की क्या क्या विशेषता है, कौन सी सावधानियां रखते हुए हमें ये पत्र लिखना चाहिए, और एक नमूना प्रस्तुत करिए। नमूने का मतलब क्या, उदाहरण आपको देना पड़ेगा, मतलब कोई एक पत्र वहां लिखकर दिखाना होगा, रिक्त प्रारूप नहीं बनाना होगा, मतलब पूरा एक पत्र लिखना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि किन किन महकमों को या किन किन व्यक्तियों को आप पत्र लिख सकते हैं। इतना देखने के बाद अब चलते हैं इसके आगे की प्रारूप पर। आगे नमूने में देखेंगे तो प्रारूप अभी आगे है। भाषा कैसी होनी चाहिए, कोई भी प्रारूप या नमूना देखने से पहले सबसे पहले तो शब्द आप कैसे उसमें लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्यालयी भाषा की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो सब इसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, मतलब भाषा संक्षिप्त में और अनुशासित आधार पर कही गई होनी चाहिए।
सरल होनी चाहिए, मतलब भाषा में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी बहुत दुरूह शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फिर जिसे आपने पत्र भेजा है वो डिक्शनरी लेकर या गूगल करे उसे बैठकर, ऐसा नहीं। सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, और अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले, मतलब जो डबल मीनिंग वाले वर्ड होते हैं जो कि आजकल बड़े प्रचलन में है, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भद्दा दिखाई देता है। और इसमें उत्तम पुरुष यानी मैं का प्रयोग कदापि नहीं होता है कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि, या मैं आपसे सूचना मांग रहा हूँ। आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का इस्तेमाल देखिए, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग जो होता है वो इस पत्र में दिखाई देता है, लेकिन कैसा, एकदम सम्मुख नहीं होता है। जब आप पत्र पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसमें प्रथम पुरुष और एक वचन शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो जाहिरा तौर पर नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष आपको भी नहीं करना है। जैसे केवल आई हैव बीन डायरेक्टेड आदि संदर्भों में मुझे का प्रयोग होता है, मतलब डायरेक्टेड, अब यहाँ पे जब डायरेक्टली ही कहना है तो उसमें मुझे जो शब्द है वो आप इस्तेमाल करिएगा, वो आपकी विवशता है, लेकिन ये रेयर केसेस हैं। ज़्यादातर में क्या होता है, मुझे का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकारी पत्र सरकार के द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों इत्यादि की सूचना देते हैं, और इसमें किसी व्यक्त विचार या भाव को अगर देखा जाता है तो वो सरकार के होते हैं, किसी अधिकारी विशेष के नहीं होते हैं। मतलब एक पूरे संगठन को वो दर्शाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दर्शाता है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर इसको नहीं लिखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले हिस्से की ओर, और अगले वाले हिस्से में हम देख रहे हैं एक शासकीय पत्र के पूरे ढांचे को, मतलब एक नमूना ही है आपके सामने। इसमें प्रेषक का नाम लिखा हुआ है और प्रेषिती का नाम भी है। देखिए इसे, इसमें प्रेषक कौन है, धनंजय शुक्ल जी हैं, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन। ये आप काल्पनिक नाम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो अ ब स क ख ग ऐसे करके छोड़ सकते हैं, तो लेकिन पद नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर विशेष सचिव है तो उनका जो पद है वो तो लिखना पड़ेगा, मतलब वो किस पद पे आरूढ़ है ये पता होना चाहिए। तो ये पत्र में लिखा रहेगा, मतलब अगर आपको एग्जाम्पल देने के लिए आ रहा है तो दो चार पत्रों का उदाहरण आप याद करके जाएंगे, अदरवाइज वहाँ पर दिया रहेगा कि इस तरह से पत्र लिखिए, मतलब किसको कौन लिख रहा है वो बता दिया जाएगा। अब इसमें आप देखें, धनंजय शुक्ल जी हैं, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन। ये भेज रहे हैं पत्र, किसको भेज रहे हैं, जो पेंशन निदेशालय के निदेशक हैं उनको पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पत्र व्यवहार किस शैली में होगा, शासकीय शैली में होगा। और जो सरकारी शैली के पत्र होते हैं उसमें पहले यहाँ जो प्रेषक का नाम है, प्रेषिती का नाम है वो लिख लिया। अब यहाँ देखें, ये स्थान का नाम और दिनांक डाल देंगे। दिनांक आप अपनी स्वेच्छा से डाल सकते हैं, रिक्त मत छोड़िएगा, कुछ डाल दीजिएगा। और कौन से अनुभाग से भेजा गया है ये स्वैच्छिक होता है, मतलब कुछ कुछ पत्रों में होता है जहाँ अनुभाग डालने की आवश्यकता होती है, जहाँ अनुभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर मतलब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, गैर जरूरी है, तो उसको नहीं डाला जाता है। तो चूंकि यहाँ पेंशन निदेशालय मतलब ये नियुक्ति अनुभाग से जुड़ा हुआ मामला था, तो इसलिए यहाँ पर डाला गया। अब इसके बाद लिखते हैं विषय, जो कि महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सरकारी पत्र में विषय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहीं से पड़ता है। विषय में आप पूरे पत्र का जो सारांश है वो एक लाइन में लिखेंगे, मतलब एक लाइन में आप विषय में वो बात लिख देंगे जिससे कि ये पता लग जाए कि पत्र आखिर किस बारे में कहना चाह रहा है, मतलब पूरा पत्र किस चीज़ पर या किस बात पर आधारित है। तो यहाँ पर देखें, श्री हरिराम PCS 1999 के पेंशन राशिकरण उपादान प्रपत्रों का प्रेषण, इसी पर पूरा पत्र जो है वो आधारित है। तो अब यहाँ पर विषय लिखने के बाद नीचे संबोधित करेंगे महोदय। ध्यान दीजिएगा कि जब संबोधन आपने किया है तो उससे ठीक ऊपर यहाँ पर विषय होना चाहिए, विषय को यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे। मतलब आपने प्रेषक का नाम लिखा, प्रेषिती का नाम लिखा, यहाँ स्थान लिखा, यहाँ दिनांक लिखा, उसके बाद आपका अगला उत्तरदायित्व है विषय लिखने का। कम से कम शब्दों में पूरी बात को आपको लिखना है विषय में, एक लाइन में या 1.5 लाइन में अधिकतम। और उसके बाद महोदय यहाँ संबोधन दिया, महाशय भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इसी प्रकार के संबोधन जो औपचारिक शैली के हों तो उनका इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ शुरू किया गया है। देखिए कैसे लिखा गया है, श्री हरिराम PCS, जो कि अपनी अधिवर्षता आयु के उपरांत दिनांक इतना, मतलब यहाँ आप अपनी स्वेच्छा से दिनांक डाल सकते हैं, जैसा समय है उसके हिसाब से, को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन राशिकरण प्रपत्रों की 2 प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मुझे यह निर्देश हुआ है कहने का। यहाँ सामूहिक तौर पर कहा जाता है, मतलब सरकारी निर्देश हुआ है कि श्री हरिराम के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है, अतः इनका पेंशन राशिकरण उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए इसकी सूचना शासन को यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्योंकि जब पत्र आप निर्गत करेंगे तो वो सूचना जब शासन के पास जाएगी तभी तो उनकी पेंशन बहाल होगी, तो इसलिए ये आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, मतलब कम से कम शब्दों में और बिना कोई इधर उधर की बात किए, सिर्फ नपी तुली और काम की बात, मतलब मशीनी स्टाइल में इसको लिखना होता है। यहाँ कोई व्यवहारिकता, इंसानी शैली नहीं होती है, मशीनी शैली होती है। जो शासकीय पत्र होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसमें आपको सीधा सीधा अपना संबोधन नहीं डालना होता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ संलग्नक आप डालें, संलग्नक जो भी आपने यहाँ उल्लेख किया है, मतलब कौन सी प्रतियाँ आप संलग्न कर रहे हैं, ये राशिकरण प्रपत्र आदि की जो प्रतियाँ हैं उनको यहाँ पर डाल दीजिए। संलग्नक का मतलब क्या है कि पत्र के साथ आप क्या अटैचमेंट डाल रहे हैं। जैसे पत्र के साथ कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता है तो कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया उसके साथ, मतलब साथ में जोड़ दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे उसका उल्लेख करना होता है। यथोक्त आप लिखकर छोड़ भी सकते हैं या इसको और ज़्यादा
गंभीर बनाने के लिए इन चीज़ों का यहाँ डिटेल में ब्यौरा दे सकते हैं, वो दोनों हो सकता है। और उसके बाद तब जाकर नीचे भवदीय धनंजय शुक्ल विशेष सचिव, मतलब अपना नाम, अपने नाम का मतलब खुद का नाम नहीं, जो भेज रहा है व्यक्ति आप ही की ओर से भेजा जा रहा है ना, मतलब यहाँ पर अपने आप को विशेष सचिव मान के ही आपको पत्र लिखना था, तो आपका नाम, हस्ताक्षर वगैरह जो उल्लेख है वो यहाँ करेंगे। और उसके बाद यहाँ संख्या और दिनांक जो है वो ऊपर जैसा आपने डाला था, ये नहीं कि कोई नया डाल देंगे, जैसा आपने ऊपर डाला था वही यहाँ भी डालेंगे। तो ये है शासकीय पत्र का पूरा प्रारूप या शैली। और इसके साथ साथ प्रतिलिपियाँ भी आपको जोड़नी होती, क्योंकि पत्र जो है वो कई लोगों को सूचना के लिए भेजा जाना है या उसकी जो प्रतिलिपियाँ हैं वो भेजी जानी आवश्यक होती हैं ताकि उसका क्रियान्वयन हो सके। तो यहाँ आप देखें कि प्रतिलिपि संलग्न की गई है। संलग्नक तो आपने ऊपर डाला, लेकिन प्रतिलिपि को नीचे डालेंगे। अगर दोनों है, मतलब मान लीजिए आपके पत्र में ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको संलग्नक भी जोड़ना है और प्रतिलिपि भी जोड़नी है, तो संलग्नक को हमेशा ऊपर रखिएगा और प्रतिलिपि को उसके नीचे रखिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रतिलिपि को डाला, श्री हरिराम सेवानिवृत्त PCS, पता, मकान नंबर, यहाँ जो भी मकान नंबर है, विराम खंड, विकास खंड है यहाँ पे, गोमती नगर, लखनऊ, सूचनार्थ प्रेषित, इस प्रकार से, मतलब प्रतिलिपि किसको भेजी गई है, तो ये हरिराम जी को भेजी गई है, तो उसका उल्लेख आपने किया। और उसके बाद ये किसकी आज्ञा से भेजी जा रही है, तो जो अनुसचिव हैं उनकी आज्ञा से भेजी जा रही है, और ये है प्रवीण कुमार सिंह जी। तो इस प्रकार से आपने लिखा, ठीक है। ये आपके सरकारी पत्र का एक तय, या आप कह सकते हैं कि एक प्रामाणिक प्रारूप है जिसके आधार पर आपको लिखना है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो पत्रांक पड़ा हुआ है, पत्र संख्या, या तो आप दाहिनी तरफ एकदम ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, और नहीं तो थोड़ा नीचे करके यहाँ भी डाल सकते हैं, मतलब इसके समकक्ष भी डाल सकते हैं, लेकिन आदर्श तरीका यही है कि पत्रांक को ऊपर दाहिनी ओर डालें तो बेहतर रहेगा, आसानी से दिख जाता है। और आजकल होता यह है कि ज़्यादातर जो अधिकारियों के कार्यालय होते हैं वहाँ पर ये प्रिंटेड होता है, ऊपर का जो मेन कलेवर होता है ना, मतलब ऊपर का जो मास्ट हेड होता है, जिसे आप अखबार में मास्ट हेड कहते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ प्रिंट होता है, बस उसके नीचे अपना भर कर जो बातें हैं उसको लिख लिख कर या टाइप करवा के और पोस्ट कर दिया जाता है, यही होता है। तो उस स्थिति में पत्रांक ऊपर ही डाला जाता है। तो ये आप सबसे आदर्श जगह है डालने की। यहाँ जगह नहीं मिलती है तो आप कहीं यहाँ पे इस जगह पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें अर्धशासकीय पत्र का जो प्रारूप है उसे भी हम देखेंगे। तो अर्धशासकीय पत्र जो है इसका प्रयोजन क्या है, सरकारी से निश्चित रूप से भिन्न होगा, नहीं तो सरकारी से ही काम चल जाता, इसकी जरूरत क्यों थी। किसी विशेष मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब व्यक्तिगत ध्यान देकर उस कार्य को निपटाना है, तो आप उस व्यक्ति विशेष को मित्रवत शैली में पत्र लिखेंगे, उससे आग्रह करेंगे कि वो इस काम को कर डाले, मतलब करने में सहयोग करे। किसके लिए होता है, तो राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके बीच में या गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के बीच में ये वार्तालाप को दर्शाता है, मतलब वार्तालाप के लिए माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य स्तर पर जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके आपसी पत्र व्यवहार में विचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए प्रयोग होता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए तो उसे अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है। अनुस्मारक भी इसी उद्देश्य से भेजा जाता है, लेकिन अनुस्मारक में कार्यालयी सख्तता होती है, मतलब सख्ती होती है, ठीक है। वहां पर कड़ाई से और विनम्र भाषा में अपनी बात को कहा जाता है कि आपको ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है कि आपने पिछले पत्र पे ध्यान नहीं दिया, तो उस पर कृपया ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ जब किसी भी अनुस्मारक का कोई असर नहीं पड़ता है, मान लीजिए उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक बार अर्धशासकीय पत्र लिखकर उन्हें आगाह कर सकते हैं, बड़े ही मीठे शब्दों में और मित्रवत शैली में। तो ये चीज़ है। और उसके बाद देखिए किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए, मतलब कोई विषय है, उस मुद्दे पर आप विचार कर रहे हैं और आवश्यक है कि उससे संबंधित अधिकारी की भी उसमें सहमति हो, अभिमत उसका लेना जरूरी है कि आपकी क्या राय है। तो ऐसे में आप अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल करिए। और पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब अगर हो रहा है, मतलब कोई कार्यवाही वहां पे अटकी हुई है जो कि हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई, रिमाइंडर भी कई डाला गया, वो नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उस अधिकारी विशेष को व्यक्तिगत तौर पर अर्ध सरकारी पत्र लिखकर सचेत करा सकते। इसके अलावा वही चीज़ देखिए, अनुस्मारक या जो स्मरण पत्र होता है एक ही बात है, तो वो रिमाइंडर नोटिस भेजने के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप विनम्र आग्रह कर सकते हैं, मित्रवत आग्रह कर सकते हैं कि कृपया उस पर ध्यान दीजिए। तो ये सब कुछ क्षेत्र होते हैं या विषय होते हैं जिस पर कि अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। प्रारूप क्या है, तो प्रारूप चूंकि ये पत्र काफ़ी ज़्यादा गोपनीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ये है कि जितनी आसानी से आपको नेट पर सरकारी पत्रों का पूरा ढांचा या ओरिजिनल सरकारी पत्र मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो बहुत से जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए या मतलब गवर्नमेंट कार्यालयी जो सरकारी पत्र हैं, परिपत्र वगैरह हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र आप सर्च करके देखिएगा, वो आसानी से मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनमें गोपनीयता होती है। दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, उसमें तीसरे का क्या काम, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तो इसमें गोपनीयता के कारण ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन एक प्रारूप यहाँ दिया हुआ है। और एक चीज़ और है, देखिए यहाँ लिखा भले ही है, विषय मत लिखिएगा, ये मेरी राय है और ये आपको काफ़ी फायदा देगी। वजह यह है, यहाँ सोच कर देखिए, थोड़े से निजी विवेक से काम लेना चाहिए। अर्धशासकीय पत्र में जितने भी प्रारूप आपको बने हुए दिखाई देते हैं, कुछ उसमें से पुराने हैं जो कि पुरानी किताबों में छपे हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं,
कुछ जो है वो नए कोचिंग संस्थानों या जो किताबें हैं उनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी के हाथ से लिखा हुआ या हाथ का हस्ताक्षर किया हुआ प्रारूप आपको अक्सर नहीं दिखता है। तो अगर आप उसको तलाशेंगे तो उसमें विषय आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं और विषय किस चीज़ का परिचायक है? ये औपचारिकता का परिचायक है। आप अपने मित्र, यहाँ आपने सुना ना कि मित्रवत शैली का इस्तेमाल करते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र में अगर आप मित्रवत शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मित्र को जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या आप पहले ये बताते हैं कि मैं तुम्हें फुटबॉल वापस लेने के लिए पत्र भेज रहा हूँ, ऊपर विषय डालेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे कि तुम्हारे घर में मेरी फुटबॉल चली गई, वापस करो, या तुम्हें होली का निमंत्रण दे रहा हूँ, होली पर गुजिया खाने का निमंत्रण दे रहा हूँ, उसके विषय में पत्र लिख रहा हूँ। पहले ऐसे उसे आगाह करेंगे और उसके बाद नीचे अपनी बात कहेंगे। ऐसा नहीं है, आप तो सीधी अपनी बात कहना शुरू कर देंगे ना कि प्रिय महोदय, और उसके बाद नीचे शुरू कर दिया अपनी बात को, और आपका शुभचिंतक इस प्रकार से नीचे अपनी बात को खत्म कर दिया। मतलब नितांत ही आत्मीय शैली में इसको लिखा जाता है। कुल मिलाकर बात यह, और आत्मीयता में विषय जैसी जो मशीनी गतिविधि होती है या औपचारिकता होती है उसका कोई स्थान नहीं होता है। तो विषय मत लिखिए, और विषय लिखा भी नहीं जाता है, इतना तो भरोसा है। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले हिस्से को देखते हैं। यहाँ भाषा है, तो भाषा में आप देखें कि अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। ठीक है, जो भाषा है, हालांकि जितने भी पत्र लेखन की शैलियां हैं सब में भाषा का सरल और स्पष्ट होना आवश्यक है, नहीं तो पत्र सामने वाले के समझ में ना आए तो उसका महत्व ही क्या है। और इसमें उत्तम पुरुष और एक वचन यानी मैं का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यक्तिगत और मित्रवत होती है। आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतार्थ करें इत्यादि जो क्रिया रूप है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें विनम्रता झलके और आत्मीयता झलके उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज्ञा या अनुरोध रहित जो वाक्य हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप किसी को सीधा सीधा ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी अधिकारी को आपने लिखा पत्र, तो उसमें आप क्या करिए, सीधा ऑर्डर दे दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र में ये काम नहीं करना है। तो ये कुछ हमने देखा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, ये एक प्रामाणिक पत्र है। प्रामाणिक पत्र का मतलब समझ रहे हैं? हालांकि ये पुराना है, बहुत पुराना नहीं है। यहाँ आप डेट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इतना भी पुराना नहीं। यहाँ कहीं भी विषय का अस्तित्व नहीं है और अभी भी नहीं होता है। तो ये गढ़ा हुआ एक मैटर है कि विषय लिखा जाता है। एनीवे, अब छोड़ दीजिए उसे। यहाँ देखिए, शुभ्रांत कुमार शुक्ल, ये पीसीएस अधिकारी एंड स्टाफ ऑफिसर, मतलब ये पंजीकृत फैक्स के माध्यम से आया था। तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यहाँ जो फोन नंबर है, असल में होता यह है कि इतना हिस्सा छपा हुआ रहता है। ठीक है, ये पहले से छपा हुआ होता है, बस इसमें यहाँ पे भर दिया गया, और जो मेन बात होती है उसको नीचे ऐसे टाइप करके लिख दिया जाता है। मतलब टाइप करवा दिया जाता है या हस्तलिखित होता है, आजकल सब टाइपिंग में ही चलता है। मतलब आपने समझा? यहाँ पर भेजने वाले का जो नाम पता वगैरह है, उसकी जो उपाधियां हैं वो सब रहेंगी। यहाँ पर उसका जो स्थान है, दिनांक है, पत्र संख्या है, मतलब पत्रांक है, वो सब पड़ेगा। गोपन यहाँ लिखा है, गोपनीय होते ही हैं तो गोपन रहेगा। दिनांक आपने डाल दिया। इसके बाद सीधा सीधा संबोधित करिए, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करिए। प्रिय महोदय या प्रिय श्री, जो जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने संबोधन किया, और उसके बाद सीधा सीधा अपनी बात को अपने लहजे में शुरू कर दिया। मतलब जो आत्मीय शैली है या आपस में बोलचाल की शैली है, बोलचाल का मतलब अब एकदम ठेठ भाषा नहीं, जो एक सभ्य भाषा होती है, उसमें आपने बातचीत को लिखित माध्यम से शुरू किया। आपने इसमें लिखा कि आप अवगत हैं, मतलब आपको पहले से ही मालूम है कि किसी वित्तीय वर्ष 2015-16 जो है वो समाप्त हो चुका है, तथा राजस्व प्रशासन में कार्यरत सभी आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों की उक्त अवधि में वार्षिक प्रविष्टियां देय हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो अर्धशासकीय पत्र संख्या है सी, मतलब ये पत्रांक जो है ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि यही वाला पत्रांक डालेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यरत रहे अधिकारियों के संदर्भ में संलग्न प्रारूप के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 5-6-16 तक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें। चूंकि ये महत्व का विषय है ना, तो इसलिए नीचे एक बार और आग्रह कर लिया गया। एक बार तो ऊपर आपने आग्रह किया ही है कि कष्ट करें, मतलब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, लेकिन उसके नीचे एक बार फिर से ये याद दिला दिया गया है कि कृपया इसे शीर्ष मतलब पहली वरीयता दीजिए, पहली प्राथमिकता में इसे करिए। तो ये एक आग्रह है। और उसके बाद फिर भवननिष्ठ शुभ्रांत कुमार शुक्ल, अपना नाम मतलब हस्ताक्षर वगैरह, यहाँ सादर आपने लिख लिया। देखिए ये छपा नहीं था, मतलब टाइप नहीं था, लेकिन बाद में ये जो कार्यालयी लेखन शैली है उसमें इसे लिखा गया है ताकि इससे और सम्मान सूचक जो शब्द हैं वो झलके। अब इसके बाद जिस महोदय को आप भेज रहे हैं उसका जो नाम पता है वो यहाँ लिखा जाएगा। ये कट गया है यहाँ से, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका यहाँ पे लिखेंगे, उल्लेख करेंगे। जो प्रेषिती है उसका उल्लेख आप कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से होता है। एक और पत्र देखते हैं, उसमें भी समझ में आएगा। ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकारी या मूल पत्र है, जैसा ओरिजिनल पत्र होता है तो वो वाला है। अब इसके बाद उसी आधार पर लिखा गया एक पत्र है, इसको देखिए। अर्धशासकीय पत्र का ये नमूना है, जैसे नमूना लिखने के लिए आता है तो वो वाला। अब यहाँ पर जो कुलपति जी हैं वो लिख रहे हैं। कुलपति कौन है? ये कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय का पूरा नाम है। तो यहाँ आपने क्या किया, जो प्रेषक का नाम है उसको डाला।
कुलपति का नाम जो भी हो तो क ख ग यहाँ डाल दिया गया है, कुलपति का नाम लिखना इतना अनिवार्य नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र की पत्र संख्या अगर हो सके तो पत्रांक को थोड़ा और ऊपर ही डालिए, यहाँ पे डालें तो बेहतर रहेगा। खैर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, और ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कचरा हो गया, इसे देखते हैं। ये वाला जो है इसको यहाँ लिखें तो बेहतर होगा, मतलब थोड़ा इधर ले जाकर लिखें। ये वाला जो है ये इस साइड, और ये जो पता है ये थोड़ा इस साइड, एकदम बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद तब नीचे दिनांक, और पत्रांक चाहे तो आप ऐसे ऊपर डाल सकते हैं, इस प्रकार से हो सकता है। अब इसके बाद ये पत्र जो है ये इस बात पर आधारित था कि आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और उन्हें अपने विश्वविद्यालय में किसी समारोह के अवसर पर आमंत्रित कर रहे हैं, तो ठीक है, इसलिए ये जो पत्राचार की शैली है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ आप जिलाधिकारी जो भी हैं उनके नाम को यहाँ रिक्त रखा गया है, तो उन्हें संबोधित कर रहे हैं प्रिय श्री, मतलब कुलपति के द्वारा किसको संबोधित किया जा रहा है, जिलाधिकारी को। तो यहाँ आप देखें, प्रिय श्री अबस, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने अपने 25 गौरवशाली वर्ष संपूर्ण किए, ठीक है, और इस अवसर पर एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित किया गया है। आपकी उपस्थिति इस अवसर की प्रतिष्ठा में अतुल्य वृद्धि करेगी। अतः दिनांक, अब यहाँ पर जो भी है, और समय, इस समय पर और इस दिनांक पर, मतलब इस तारीख में परिसर में पधार कर कृतार्थ करें, इस प्रकार से। और ससम्मान यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखने से बेहतर है यहाँ लिखिए बीच में, ससम्मान। और उसके बाद भवनिष्ठ, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, मतलब कुलपति के द्वारा भेजा गया है तो वही कुलपति का ही उल्लेख यहाँ करना है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ साइड में बाईं तरफ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं, जो प्रेषित है, उसका उल्लेख करेंगे, उसका नाम उल्लेख करेंगे, उसका पद नाम, वो कहाँ पर पोस्टेड है, कहाँ उसकी स्थिति है, ये सब चीज़ें जो डिटेल यहाँ है ब्यौरा, वो उसके बारे में, मतलब प्रेषित जिसे आपने भेजा है उसके बारे में यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये होता है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन को देखने की आवश्यकता है। कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन की अगर बात करें तो इसमें प्रयोजन क्या होता है, पहले तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। तो विभागों और मंत्रालयों, अब इसके प्रयोजन को देख लेते हैं। तो विभागों, मंत्रालयों एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए होता है ये आपको जानना आवश्यक है। तो मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए ये जो कार्यालय ज्ञापन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किन मामलों में होता है, वैसे तो आप देखें तो कई सारे पत्र ऐसे होते हैं जो कि मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि में ही इस्तेमाल होते हैं, कहीं बाहर तो प्रयोग होते नहीं, लेकिन इनका उपयोग किस मामले में होता है ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता, ठीक है, पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच में नहीं किया जाता, इसलिए अन्य मंत्रालयों, विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए भी कार्यालय ज्ञापन का उपयोग किया जाता है, कार्यालय ज्ञाप या ज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ अगर आपको पत्र व्यवहार करना है तो उसमें भी ये काम आता है, हालांकि ये कम ही होता है, लेकिन फिर भी। प्रारूप नीचे दिया है वो देखेंगे। और भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा जो है वो आदेशात्मक नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अनुशासित तो होती है, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है, कम शब्दों में बात करनी है, वो सब ठीक, लेकिन आदेशात्मक भाषा नहीं इस्तेमाल होती है। एक चीज़ और है कि अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण भाषा भी नहीं इस्तेमाल करनी, यहाँ कोई संबंध नहीं जोड़ना। ये जो भाषा होती है इसमें अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदेश नहीं दे सकते कि मैं आपको आदेश देता हूँ या आज्ञा दी जाती है कि ऐसे नहीं, यहाँ पर अनुरोध कर सकते हैं कि आपसे अनुरोध है कि ऐसे। तो चलिए अब देख लेते हैं कार्यालय ज्ञापन को। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पत्र, ये असल में क्या है, एक कार्यालय ज्ञाप है और उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। इसकी जो पत्र संख्या है उसे आप देख रहे हैं, पत्र संख्या हालांकि ऊपर भी डाली गई है, लेकिन यहाँ जो प्रिंटेड है उसको देखिए, ठीक है। और लखनऊ स्थान दिनांक, चाहे तो ये जो स्थान दिनांक है इसको ऊपर से हटा के यहाँ साइड में दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ असल में दाहिनी तरफ क्यों नहीं लिखा गया है, वजह यह है कि अभी नीचे आपको ये हेडिंग डालनी थी कार्यालय ज्ञाप, तो वो हेडिंग से ऊपर ही सब निपटा दिया गया है, लेकिन ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा अगर आप इधर भी लिखें, चलेगा। भरसक ऊपर ही लिख देते हैं, ये असल में प्रिंटेड होता है, इतना छपा हुआ होता है। तो चलिए इतना देखते हैं। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग, और उसके बाद ये पत्र संख्या हो गया, मतलब कार्यालय ज्ञापन संख्या, और उसके बाद स्थान हो गया, दिनांक हो गया। कार्यालय ज्ञाप यहाँ डालना, हेडिंग डालना आवश्यक होता है, ये लिखना पड़ेगा। और आयुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा कतिपय शिकायतों के आधार पर श्री अजीत कुमार सचान उप कृषि निदेशक माता टीला झांसी के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है, ये एक सूचना आप प्रसारित कर रहे हैं। अतः प्रशासनिक आधार पर श्री अजीत कुमार सचान उप कृषि निदेशक माता टीला झांसी को स्थानांतरित करते हुए उप कृषि निदेशक एटा के पद पर तैनात किए जाने की राज्यपाल जी के द्वारा या श्री राज्यपाल के द्वारा एतत् स्वीकृति दी गई,
ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबरिंग की गई है उसको जरा ध्यान से देखिए। पहला नंबर कहीं आपको नहीं दिख रहा है, सीधा दूसरा नंबर आ गया है। तो पत्र में यही होता है, अगर आप पॉइंट डालकर लिखना चाहते हैं तो पहले बिंदु से नहीं शुरू करेंगे। पहला आपका पूरा एक पैराग्राफ रहेगा बिना नंबर का, और जो अगला वाला पैराग्राफ या अगली जो पंक्ति आप मतलब पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो वहाँ से 2 नंबर डालकर लिखना शुरू करेंगे, फिर 2 के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ की गई है, मतलब नंबरिंग करके थोड़ा सा पत्र को सहज बना दिया गया है। तो दूसरा नंबर डालकर श्री अजीत कुमार सचान को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, इसका प्रमाण शासन को उपलब्ध कराएंगे। तो ये सूचना है जो कि जारी की गई है और ये कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से प्रसारित हुई है। अब नीचे देखिए कि भेजा किसने है, मतलब जारी करने वाले व्यक्ति कौन है। तो सचिव स्तर का ही कोई व्यक्ति मतलब अधिकारी जारी कर सकता है। तो ये बृजराज सिंह यादव जी हैं। अब यहाँ प्रतिलिपियों की आवश्यकता होती है क्योंकि सूचनाएं आपको प्रसारित करनी है। कार्यालय ज्ञाप जो है वो सिर्फ अपने पास तो रखना नहीं है, सूचनाएं भेजने के लिए आपको पत्र की प्रतिलिपियां चाहिए होंगी। तो किसको किसको आप भेजिएगा ये यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। पत्रांक यहाँ डाल दिया गया है, पत्रांक डाल लीजिएगा, दिनांक डाल लीजिएगा, तद दिनांक लिखा है, दिनांक आप चाहें तो साक्षात भी डाल सकते हैं। अब देखिए महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ताकि ये छप सके, और उसके अलावा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, अब कृषि निदेशक प्रशासन कृषि भवन लखनऊ, संबंधित मंडलायुक्त जिलाधिकारी, इन्हें भेजा जाता है। उसके अलावा संबंधित कोषा, मतलब जहाँ जिस मंडल जिस जिले में नियुक्ति हुई है तो उस कलेक्टर को पता होना चाहिए ना वो चीज़, और संबंधित कोषाधिकारी कृषि निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक, इसके अलावा संबंधित अधिकारी। इस प्रकार से आप बहुत सारी प्रतिलिपियां इसमें संलग्न कर सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में अगर कोई कार्यालय ज्ञापन आ जाता है तो उसमें आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि प्रतिलिपियां इतनी सारी लिखे तो लिखे कैसे। तो 1 या 2 लिखकर और बाकी स्थान में सिर्फ नंबर के आगे रिक्त स्थान छोड़कर काम चला सकते हैं, उससे कोई खास नंबर में फर्क नहीं आएगा, मतलब कटेगा नहीं। मूल आपको पत्र की संरचना पर ध्यान देना है। प्रतिलिपियों में आप 1 या 2 लिखते हैं तो भी चल जाएगा, हालांकि कई सारा लिखते हैं तो उससे आपकी परिपक्वता का आभास होता है। इसके बाद आप देखें इसमें नीचे आज्ञा से, मतलब प्रतिलिपियों को यहाँ प्रसारित किया जा रहा है ना, प्रेषित किया जा रहा है सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए। तो वो किसकी आज्ञा से हो रहा है? संयुक्त सचिव की आज्ञा से हो रहा है, जो कि है यतीन्द्र कुमार सिंह, और यहाँ पे इनका हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है। तो हस्ताक्षर ऐसे लिखकर और उसके बाद ऐसे खाली जगह छोड़ दीजिएगा, वहाँ अपना सिग्नेचर मत करिएगा। ये नहीं कि वहाँ हस्ताक्षर के लिए जगह बनी है तो अपना साइन कर दे, कोई उसमें सिग्नेचर करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हस्ताक्षर के आगे ऐसे डैश लगाकर छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद चलते हैं कार्यालय आदेश की ओर। ये तो हमारा क्या था, कार्यालय ज्ञापन था, ठीक है। कार्यालय आदेश क्या होता है आइए देखें। तो जैसा कि नाम है इसका आदेश, तो इसमें आदेश का भाव तो होता है। परिभाषा ये है कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे कि अवकाश, स्वीकृति, अनुशासनात्मक मामले और किसी भी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन पर किए गए किसी भी निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें। और विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि कार्यालय आदेश में पहली चीज़ तो ये है कि उसका संचालन का मतलब ये है कि यह सदैव उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होता है, मतलब ऊंचे वाले जो हाई रैंक के होते हैं, और अपने उद्गम बिंदु से नीचे की ओर जाता है, मतलब नीचे के जो अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनको प्रेषित किया जाता है। आदेश का संचालन हमेशा एक आयामी होता है, मतलब ये एक आदेश है। आप किसी को भी ऑर्डर देते हैं तो बदले में उससे प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं करते। सलाह मांग रहे हैं तो बदले में उत्तर या राय की अपेक्षा आपको होगी, लेकिन अब आपने ऑर्डर ही दे दिया है तो भले ही दूसरा सामने वाला आपकी अवज्ञा कर दे और आपको 2 बातें सुना दे, लेकिन आप बदले में अपेक्षा तो किए नहीं है कि वो आपको जवाब देगा। तो ये उसी मंशा से लिखे जाते हैं, मतलब आपको ऑर्डर दिया है, आपको फॉलो करना है, ये सीधी बात है, उसमें कोई नानुकुर की बात ही नहीं। तो इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, केवल पालन की अपेक्षा की जाती है कि आप उसका पालन कर रहे हैं। विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु जो है वो शासकीय कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई होती है। दायित्व और नियमों के पालन करने हेतु निर्देश जारी किया जाता है कि आपको आदेश दिया जाता है कि ये वाला काम करिए। इसमें सेवा शर्तों से जुड़े मामले जैसे कि नियुक्ति, प्रोन्नति, अवनति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, ये सब भी निहित होता है, मतलब इसको भी जोड़कर लिखा जा सकता है। आखिर थोड़ा मसाला कैसे लगेगा, तो ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए भाषा शैली कैसी होती है। अब भाषा शैली जो है वो आदेशात्मक होती है, चूंकि कार्यालय आदेश नाम ही है तो भाषा में आदेश का पुट होना चाहिए, और उत्तम पुरुष में होती है। कौन सी प्रथम पुरुष में लिखी जाएगी, कौन सी उत्तम पुरुष में, ये सब मालूम होना चाहिए। तो उत्तम पुरुष में लिखी होती है, और किसी भी संबोधन समापन सूचक शब्द का अभाव होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं कर रहे हैं। यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे ये वाली शैली होती है, तो यहाँ किसी भी तरह का संबोधन नहीं होता है, और ये औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, मतलब औपचारिक जो प्रारूप आपका सरकारी पत्र में दिखाई देता है वही वाला प्रारूप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसमें अन्य क्या है। तो अन्य में ये कहा गया है कि इसका पालन प्रभावी कार्यालय में अथवा संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों हेतु अनिवार्य होता है।
अन्यथा के अभाव में दंडात्मक मतलब अन्यथा इसके अभाव में दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा होती है। मतलब पालन अगर नहीं किया है तो बदले में अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। यह जारीकर्ता कार्यालय के नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों पर ही प्रभावी होता है। ऐसे संविदा कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव होता है जहां संविदा की पूर्व शर्त के रूप में इस आशय का उल्लेख कर दिया गया। अस्थायी मतलब संविदा वाले जो कर्मचारी हैं उन पर भी ये काम करता है विशेष शर्तों के आधार पर। और अस्थायी अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर प्रायः इसका प्रभाव शून्य होता है। जो स्थायी है ही नहीं है, उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया है और न ही नियमित वेतन पर रखा गया है, तो ऐसे जो कर्मचारी हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और इसका प्रभाव क्षेत्र जारीकर्ता पदाधिकारी के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थों तक सीमित रहता है। मतलब जो जो उसके अंडर में है सिर्फ उतने पर ही वो काम करेगा, बाकी अन्यत्र जो है उसका प्रभाव शून्य रहेगा। अब कार्यालय आदेश को देख लेते हैं। यहाँ मतलब आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें हालांकि हमने पीछे देखी हैं और अधिकारियों कर्मचारियों दोनों के लिए लिखा जाता है। अगले पृष्ठ पर प्रारूप हम देखेंगे तो वो प्रारूप देख लीजिएगा। हाँ, भाषा जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, सूचना परक होती है, सूचित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, सूचना दी जाती है। कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के दो अनुभागों के बीच में काम के वितरण के लिए इसका इस्तेमाल होता है, या फिर स्थानांतरण तैनाती के लिए जो एक अनुभाग से दूसरे मतलब अनुभाग से दूसरे कार्यालय या अनुभाग में ही अगर व्यक्तिगत स्थानांतरण हो रहा है तो उसके सूचना प्रसारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ साथ नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए भी इसका प्रसारण किया जाता है। ये चीज़ें हमने देखी। असली चीज़ स्पष्ट होगी इसका मूल स्वरूप देखने के बाद। तो प्रारूप यहाँ पर है, इसे देखिए। ये है एक आदेश, ठीक है। और आदेश कैसा है? कार्यालय से जारी किया गया है। कार्यालय किसका है? जिला मजिस्ट्रेट का है, कानपुर नगर के। तो ये जो आदेश है ये कार्यालय आदेश कहलाएगा। आदेश शब्द लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझें कि इसमें कुछ और अलग चीज़ है। किसी कार्यालय से जारी किया गया है तो यही चीज़ है कार्यालय आदेश। अब यहाँ देखिए पत्रांक पड़ा हुआ है, ठीक है। पत्रांक है आपका, पत्रांक आप अपने हिसाब से डालिए, और दिनांक, ये दो चीज़ें ऊपर डाला और उससे ऊपर कार्यालय का पता आपको लिखना होता है। सबसे ऊपर क्या है? कार्यालय का पता जहाँ से ये आदेश जारी हो रहा है। उसके बाद आप डालेंगे बाईं ओर पत्रांक, दाहिनी ओर दिनांक, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, चूंकि आपने यहाँ स्थान का नाम उल्लेख कर दिया है कानपुर नगर, तो दोबारा यहाँ स्थान डाल के और कानपुर नगर लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको तब करना पड़ता जब यहाँ पर नहीं पड़ा रहता, सिर्फ लिखा होता कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, तब आप नीचे यहाँ पर स्थान का उल्लेख करते। लेकिन जब यहाँ एक बार हो गया है तो दोबारा नहीं करेंगे। अब इसके बाद आदेश हेडिंग डालेंगे, जैसे कार्यालय ज्ञापन में आपने हेडिंग डाली थी ना, वैसे ही यहाँ भी डालेंगे आदेश। और उसके बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार, मतलब जो आदेश है उसका उल्लेख यहाँ करेंगे। तो देखिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या, यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग 3 के पत्र संख्या, यहाँ पत्र संख्या आप डाल लीजिए कोई। दिनांक किस दिनांक का वो पत्र आया हुआ था, मतलब किस दिनांक को प्राप्त हुआ है, तो वो तारीख दी हुई है। इसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु जनपद कानपुर नगर में लॉकडाउन दिनांक 31 मई 2020 तक लागू है। लॉकडाउन की अवधि में विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों हेतु अनुमति दिए जाने के संबंध में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है, ठीक है। और संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट गण कोविड-19 के प्राविधानों और गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट जो दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में वर्णित शर्तों के अधीन संबंधित थानाध्यक्ष से आज्ञा प्राप्त करके अनुमति निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। जब आदेश है तो कठोरता तो होगी ही। ये है आदेश, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरी जो शैली है वो आदेशात्मक है, कहीं भी बदले में अपेक्षा नहीं की गई है, सीधा सीधा ऑर्डर फरमाया गया है। और नीचे फिर जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जारी हुआ है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया गया होगा। तो डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी और जिला मजिस्ट्रेट है ये कहाँ के? कानपुर नगर के। तो यहाँ आप चाहें तो नाम की जगह रिक्त छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से कार्यालय आदेश को लिखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें प्रतिलिपि भी होती है। जैसे आदेश आप जारी करते हैं ना, तो उसकी जो प्रतिलिपियाँ होती हैं वो प्रेषित करनी होती हैं, तो उसका उल्लेख आप करेंगे। अब प्रतिलिपि में आप 1-2 लिखकर उसके बाद ऐसे डैश लगाकर भी काम चला सकते हैं। हालांकि इसमें पूरा, चूंकि ये ओरिजिनल कार्यालय आदेश है तो इसमें सभी लिखा गया है। यहाँ देखें कि निम्नलिखित जो आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित यहाँ प्रतिलिपियाँ हैं उसमें आयुक्त महोदय को जारी की गई है, ठीक है। दूसरी जो प्रतिलिपि आप देख रहे हैं उसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ये UPSIDC नोडल अधिकारी जो कानपुर हैं उनको सादर सूचनार्थ है। इसके अलावा DIG जो है उन्हें है, नगर आयुक्त को है, मुख्य विकास अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं उन्हें है। इसके अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी, इस प्रकार से जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, निदेशक सूचना, इस प्रकार से जितनी भी आवश्यक जहाँ जहाँ ये सूचना जानी चाहिए वहाँ वहाँ प्रतिलिपियों को प्रेषित किया गया है। और अंत में फिर एक बार अपना हस्ताक्षर, मतलब जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आप ये जारी कर रहे हैं तो जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर कानपुर नगर, इस प्रकार से हस्ताक्षर के लिए ऐसे बनाकर खाली जगह छोड़ दीजिएगा, वहाँ साइन मत करिएगा। इतना देखने के बाद अब चलते हैं अगले फॉर्मेट की ओर, जो कि है परिपत्र। ये तो हमने कार्यालय आदेश देखा। परिपत्र में क्या होता है? तो सरकारी पत्र वाली ही लगभग शैली होती है, लेकिन एक से ज़्यादा व्यक्तियों को ये प्रेषित किए जाते हैं।
तो यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो या उन्हें किसी सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देनी हो तो परिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रायः आंतरिक होता है। इसका प्रयोग भी मंत्रालय विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। एक मंत्रालय विभाग या कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय कार्यालय ये जहाँ भी है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अन्य जो है मंत्रालय या कार्यालय वो बाध्य नहीं होते हैं। यहाँ देखें, यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग या कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करने की आवश्यकता होती है। ये ध्यान दीजिएगा। प्रयोजन क्या होता है? तो परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है, इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है। ठीक है, ये सूचित करने का माध्यम होता है तो इसे पत्राचार का रूप नहीं मानते हैं, क्योंकि परिपत्र से किसी भी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यता नहीं की जाती है। यह भी एक फर्क होता है सरकारी पत्र में और परिपत्र में। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश या अनुदेश देने हो या कोई सूचना प्राप्त करनी है तो परिपत्र का प्रयोग न करके आदेश का इस्तेमाल किया जाता है। सूचना अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से लिख रहे हैं तो बदले में आपको उत्तर की अपेक्षा होगी, जो कि यहाँ नहीं करनी चाहिए। तो परिपत्र में आप नहीं लिखेंगे, उसके लिए आपको कार्यालय आदेश जारी करना होगा। विशेषताएं क्या होती हैं? तो परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है तो पत्र ही, लेकिन पत्राचार में इसे नहीं शामिल किया गया है और किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। अब यहाँ आप देखें, ये पत्रांक पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, संख्या है 847। ये काल्पनिक आप डाल सकते हैं अपनी ओर से। फिलहाल ये ओरिजिनल परिपत्र है। इसमें प्रेषक कौन है? तो प्रमुख सचिव हैं कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इस प्रकार से इनका जो पद, नाम और स्थान है वो लिखा। यहाँ आवश्यक समयबद्ध ये डाल दिया गया है, तो पत्रांक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद अब सेवा में किसको भेजा जा रहा है? तो ये समस्त जिलाधिकारी, जो मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, जितने भी जिलाधीश हैं, उन सभी को भेजा जा रहा है। उसके अलावा पुलिस कमिश्नर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, इतने लोगों को ये प्रेषित करके यानी संबोधित करके भेजा जा रहा है। स्थान है लखनऊ, दिनांक है जो भी, मतलब यहाँ 2020 की तारीख है तो आप अपने हिसाब से तारीख को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ विषय लिखा जाता है, परिपत्र में विषय लिखा जाता है जैसे सरकारी पत्र में होता है, औपचारिकता का पालन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, यहाँ देखें, कोरोना वायरस कोविड-19 की आपदा में दृष्टिगत किसानों नागरिकों की उपयोगार्थ, यहाँ देखिए, उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओं तथा सामान्य कृषि कार्य, कटाई, मड़ाई, भंडारण की विपणन व्यवस्था के संदर्भ में ये है इसका विषय। अब यहाँ जैसे आप सरकारी पत्र में संबोधित करते हैं वैसे ठीक उसी शैली में संबोधित करेंगे। कृपया उपयुक्त कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र, दिनांक, अब यहाँ पत्र संख्या का उल्लेख करेंगे। जितने भी पत्र पीछे आपको प्राप्त हुए हैं, मतलब जहाँ से आपने संदर्भ लिया है, उसका उल्लेख करेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं, कटाई, मड़ाई, भंडारण, विपणन आदि के संदर्भ में आवश्यक विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए। इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ICAR के द्वारा किसानों के उपयोगार्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके क्रम में पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुपालन के साथ साथ एडवाइजरी का प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो ये पूरा मामला है, मतलब इसे मेन बॉडी में आपको लिखना है। तो अंत में ये कहा गया है, अंत वाली जरा भाषा पे ध्यान दीजिएगा, जारी की गई एडवाइजरी के सुसंगत अंश जो कि उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है, पत्र के साथ संलग्न है, मतलब संलग्नक भी यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पर जो इस परिपत्र को जारी करने वाले व्यक्ति हैं उनके हस्ताक्षर, तो ये देवेश चतुर्वेदी जी हैं, जो कि ओरिजिनल परिपत्र था तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर मौजूद है। आप स्वयं के हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो जगह खाली छोड़ देंगे। तो प्रमुख सचिव कृषि, और यहाँ पर है पत्र संख्या यहाँ नीचे भी डाली जाती है, और तद दिनांक यानी जो ऊपर वाला दिनांक है उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद प्रतिलिपि किसको किसको प्रेषित की जा रही है? तो कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को इस आशय से, मतलब जिन्हें सूचना देना आवश्यक है उन्हें इस परिपत्र की प्रतिलिपि भेजी जाएगी। तो यहाँ कृषि निदेशक को भेजी गई है और कृषि उत्पादन आयुक्त को भेजी गई है, क्योंकि इन्हीं दोनों से मतलब है, बाकी से क्या मतलब। और उसके बाद फिर अंत में प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन, और एक बार फिर हस्ताक्षर के लिए यहाँ जगह। तो ये है परिपत्र का पूरा सांचा। अब इसके बाद चलते हैं अगले फॉर्मेट की ओर, जो कि है अधिसूचना। और अधिसूचना क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों और सूचना तथा सांविधिक आदेशों को साधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और इसे अधिसूचना कहा जाता है। सक्षम अधिकारियों के निर्णयों, शासन के वैधानिक क्रियाकलापों या अन्य सूचनाओं का विज्ञप्ति की भांति सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। विज्ञप्तियों को अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में इसकी वैधता को चुनौती देते हुए इसे न्यायालय में वाद योग्य बनाया जा सकता है। विज्ञप्तियों का प्रकाशन गजट में किया जाता है और इसे सर्वसाधारण तक अधिकाधिक पहुंचाने की दृष्टि से दैनिक समाचार पत्रों, वेबसाइटों और प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर जारी किया जाता है। कभी कभी होता यह है कि पूरा अखबार हम सुबह का खोलते हैं और ये भारत का राजपत्र इस प्रकार से जारी होता है और उसमें पूरा एक मोटा पन्ना जो है वो सिर्फ अधिसूचना और विज्ञप्ति ही रहती है।
तो ये सब क्या है, ये सूचनार्थ जारी की जाती है, मतलब वो राजपत्र यानी गजट जो होता है उसी में इनका प्रकाशन होता है और इसे पब्लिकली अनाउंस करने के लिए ऐसा समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाता है। अब यहाँ जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उसकी दो वैरायटी होती है। तो दो वैरायटी कौन सी है? प्रशासनिक प्रकार की एक विज्ञप्ति होती है जिसमें कि रिक्तियों का जानकारी होता है, इसके अलावा स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, इसके अलावा वेतन वृद्धि इत्यादि से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जाती है। और सांविधिक प्रकार की जो विज्ञप्ति होती है उसमें शासकीय नीतियों और निर्णयों से जुड़ी हुई सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। विशेषता ये होती है कि पहली चीज़ तो संचालन ये कि सदैव ये सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से उद्गमित होती हैं, मतलब जारी करने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये उच्च अधिकारी होता है और गंतव्य क्या होता है, आम जनता को सूचित करना, अधिसूचित करना, ये इसका मंतव्य होता है। तो सर्वसाधारण इसका गंतव्य होते हैं और बदले में उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है और इसीलिए इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, सूचनार्थ होती है। अधिसूचना नाम ही है तो इसमें सूचना शब्द जुड़ा है तो आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। और एक आयामी संचालन है, भाई सूचना आप दे रहे हैं, बदले में कोई उत्तर की अपेक्षा है नहीं, तो ये एक आयामी ही होगा, मतलब आपने सूचना प्रसारित कर दी, बदले में वो लौट के आपके पास कोई उत्तर आएगा ऐसा तो है नहीं। इसके बाद देखें संचालन के नीचे यहाँ पे विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु जो है वो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई किसी सूचना पर आधारित होती है और किस पर आधारित होती है वो हमने यहाँ देख ही लिया है कि किससे जुड़ी हुई सूचनाएं होती। अब इसके बाद देखते हैं आगे की चीज़ को। आगे की चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा शैली। तो भाषा शैली जो है वो तटस्थ होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का पक्षपाती भाव नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष की ओर झुके हुए या कोई फेवर किसी चीज़ को करते हुए। और इसके अलावा अन्य पुरुष की शैली होती है प्रत्यक्षता अनुकथन होती है, मतलब अप्रत्यक्ष अनुकथन होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ नहीं कही जाती है, उसको इनडायरेक्टली कहा जाता है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है। और देखिए इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं, इसका आलेख या औपचारिक शब्दावली में निर्गत प्रारूप पर किया जाता है। इसमें आप देखें इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता है जब तक कि कोई विज्ञप्ति के दायरे में न आए। इसके पश्चात युक्ति संगत कारणों के बिना सामान्यतः ये अनुलंघनीय होती है। उल्लंघन किए जाने की दशा में कोई भी पक्ष इसकी बाध्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है और इस दशा में यह न्यायिक निर्णय के अंदर प्रभावी होगी। तो मतलब कुल मिलाकर इसे कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है और वो तब होगा जब इसका उल्लंघन किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद अधिसूचना का जो प्रारूप है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ एक सामान्य प्रारूप बना हुआ है, इसे आप देखें। यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन की है और यहाँ इसीलिए ऊपर पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग। जो संख्या है इसका, मतलब हर पत्र की अपनी एक संख्या होती है, तो संख्या यहाँ पड़ी हुई है और स्थान है, दिनांक है। अब इसके बाद नीचे हेडिंग डालते हैं अधिसूचना, यह आवश्यक होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम, ये यहाँ संख्या दी हुई है नियम संख्या 37 सन 1948 के उपबंधों के अधीन बनाई गई नियमावली की धारा 8, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो नियमावली की धारा 8 उपधारा 3 क्लॉज 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देती हैं, मतलब आनंदीबेन पटेल जी, कि भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर यानी NPR का अद्यतनकरण या अद्यतनीकरण किए जाने के संबंध में कार्य जो है वो दिनांक 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। ये एक सरकारी अधिसूचना है, मतलब मूल अधिसूचना है जो कि जारी की गई। तो इस प्रकार से है। और उसके बाद नीचे देखिए आज्ञा से अब कौन, यहाँ देखिए जो सामान्य प्रशासन अनुभाग है या सचिवालय है, उस स्तर से अगर कोई अधिसूचना या कोई भी पत्र जारी होता है तो उसमें उसको लीड करने वाला व्यक्ति या उसके प्रेषक के तौर पे हम किसे लिखते हैं, सचिव को लिखते हैं। तो यहाँ इसीलिए सचिव का उल्लेख किया गया है। ये है डॉक्टर हरिओम आज्ञा से। इसमें आज्ञा यानी आदेशात्मक भाव है, ठीक है, मतलब यहाँ बता दिया गया है कि इसे इस दौरान अद्यतनीकरण किया जाएगा इसका। तो ये आज्ञा से, यहाँ हस्ताक्षर के लिए आपको जगह रिक्त छोड़नी है और नीचे उनका नाम, पद नाम वगैरह लिख देना है। ये है अधिसूचना। प्रतिलिपि के तौर पे आप जहाँ सूचना प्रेषित करना चाहते हैं, किसी अखबार में देना चाहते हैं, प्राय अखबार में प्रकाशित होती है, या मीडिया के जिस माध्यम में प्रकाशित करना चाहें तो उसका उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी पत्र का जो अगला प्रारूप हम देखने जा रहे हैं या अगला जो फॉर्मेट देखने जा रहे हैं वो है तार का। तार वैसे अगर देखा जाए तो अब पोस्ट ऑफिस वाला जो चलन था उसमें प्रचलन से बाहर हो गया है। कार्यालयी बोलचाल या कार्यालयी जो पत्र व्यवहार है उसमें भले ही इसका नाम आता हो, लेकिन अब हमारी जो दैनिक पत्र व्यवहार की शैली है उससे ये लुप्त हो चुका है, इसे समाप्त किया जा चुका है, ठीक है। पहले के समय में तार बड़े ही उपयोगी होते थे। आज के समय की तरह ऐसा नहीं होता था कि आप मोबाइल फ़ोन में नंबर डायल किए और तुरंत वहाँ सूचना, या वीडियो कॉलिंग कर लिए, साक्षात जो व्यक्ति है उसको आमने सामने देखकर बात कर लिए। पहले के समय में कोई मरीज मर रहा होता था तो अविलंब वहाँ से तार प्रेषित किया जाता था कम शब्दों में कि माँ जी बहुत बीमार, शीघ्र आओ, ऐसे, या पिता की मृत्यु, तुरंत पहुँचो, इस प्रकार से, बहन का विवाह शीघ्र, जल्दी आओ, ऐसे भेजा जाता था। मतलब कम से कम जो गिने हुए शब्द, और हर शब्द पे पैसा लगता था, ठीक है। तो उस आधार पे जो शब्द होते थे इसमें कम शब्दों में जो अविलंब सूचना होती थी, मतलब अर्जेंट मैटर होता था, उसको प्रेषित किया जाता था और ये जल्दी पहुंचता था। तो अब वो चलन बाहर हो गया है, लेकिन अब देखिए यहाँ सरकारी तार जो है उसकी बात की जा रही है।
सरकारी प्रयोजनों में जब कभी आपातकालीन, तो ये इमरजेंसी के लिए होते भी थे, तार जो होते थे ये इमरजेंसी के लिए ही होते थे, तो आकस्मिक या संवेदनशील विषयों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा होती है तो इस सूचना संप्रेषण माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है और इसको सरकारी तार कहा जाता है। सरकारी तार का महत्व क्या है? तो सूचना संप्रेषण का ये सबसे तीव्रतम माध्यम होता था पहले के समय में, पत्राचार की शैली में। बाकी मीडिया के माध्यमों को यहाँ मत सोचिएगा। सरकारी डाक तार विभाग द्वारा संचालित होने के फलस्वरूप ही इसका वैधानिक महत्व है। सर्वसुलभ साधन था, अब है नहीं, और सूचना संप्रेषण का सर्वाधिक मितव्ययी साधन। तो अभी भी आयोग के सिलेबस में ये चल रहा है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है, तो जानकारी रहनी चाहिए। अब देखिए सरकारी तार की विशेषताएं क्या है। तो ये सदैव सरकारी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पहली विशेषता है। तो भाई सरकारी तार है तो इसीलिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और इस प्रारूप के ऊपर ही सरकारी तार अंकित होता है ताकि आपको मालूम होता रहे। और गोपनीय विषयों हेतु कूट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जासूसी वाली जो लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं, कोड लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नींबू के रस से लिख देंगे कागज पे अदृश्य भाषा में और वहां आपको मोमबत्ती जला के उसे पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे जिसे भेजा जा रहा है वही व्यक्ति समझ सके। और सरकारी तारों पर स्टाम्प भी लगाया जाता है। स्टाम्प महत्वपूर्ण होता है, वो उसे प्रमाणिकता देता है, ये बात है। इसके बाद आप देखें कि डाक से प्रतिलिपि भी भेजी जाती है, मतलब जो पुष्टि करने के लिए कि मतलब वो भेजा गया है या पहुंच गया है, तो उसके लिए डाक से उसकी जो प्रतिलिपि है उसको भी भेजा जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखें सरकारी तार की प्रतिलिपि तार से यहाँ देखें सरकारी तार की जो प्रतिलिपि तार है उसको भेजने के बाद डाक से पुष्टि के लिए भी भेजी जाती है, और प्रतिलिपि में सबसे पहले तार की पूरी इबारत उतारने के बाद एक रेखा खींचकर ज्ञापन तथा पृष्ठांकन का रूप दे देते हैं। क्रमांक, स्थान और तिथि के बाद नीचे यह लिख देते हैं कि पुष्टि के लिए, यानी फॉर, यहाँ देखें फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए इसको भेजा जाता है। और डाक द्वारा प्रेषित ये लिख देते हैं, मतलब इतना लिखे रहेंगे तो उससे पता लगेगा ना कि ये डाक द्वारा फिर पुष्टि के लिए यानी कन्फर्मेशन के लिए भेजा गया है। और इसके बाद प्रेषक अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर के नीचे पद, नाम, विभाग आदि का उल्लेख होता है, और अंत में बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद प्रेषिती का नाम लिख दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। अब बातों को यहाँ उदाहरण के साथ देख लेते हैं। तो देखिए सरकारी तार का ये प्रारूप है, ठीक है। अब यहाँ देखें सरकारी तार का प्रारूप, मतलब सरकारी तार, ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, और इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, द्रुतगामी शीघ्र है, तो ये लिखा जाता है। इसके बाद सरकारी यहाँ लिखा जाता है, मतलब इसी से पता चलता है कि तार कैसा है, सरकारी है। यहाँ सरकारी शब्द लिखा जाता है। जिलाधीश गया, 1 सप्ताह के लिए शहर में धारा 144 लगा दें, स्थितियों की सूचना बराबर भेजते रहें, पुलिस को सचेत कर दीजिए, संदिग्ध चरित्र वालों पर कड़ी निगरानी रखें। मतलब बहुत ही सार संक्षेप में बहुत सारी बातों को कह दिया गया। अभी एक सरकारी पत्र में लिखना रहता तो पूरा एक पैराग्राफ खराब करते, लेकिन यहाँ पर तार में क्या है, गिने चुने शब्द में उसको डाल दिया गया। ऐसे ही होता है, संक्षिप्त तार होता है। और उसके बाद यहाँ नीचे देखें NK सिंह, भेजने वाले कौन है, NK सिंह, मुख्य सचिव बिहार सरकार, और इसके बाद यहाँ पटना, मतलब पूरा जो उल्लेख है उनका वो कर दिया गया। अब नीचे देखते हैं क्या है, तो तार के लिए नहीं है, ये जो उसका उल्लेख है वो किया गया है सिर्फ, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिनांक और जो स्थान है उसका उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए जो कन्फर्मेशन पर्पज से भेजा जाने वाला डाक के माध्यम से प्रतिलिपि भेजते थे ना कन्फर्मेशन के लिए, तो उसका उल्लेख देखिए यहाँ किया गया है। तार संख्या 385, ये संख्या आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उक्त तार की पुष्टि हेतु एक पत्र डाक के द्वारा प्रेषित है, आज्ञा से, और किसकी आज्ञा से है, तो जिसकी आज्ञा से पहले भेजा गया था, मतलब NK सिंह, मुख्य सचिव बिहार सरकार। तो ये होता है तार का पूरा प्रारूप। मतलब मूल तार के साथ साथ आपको जो यहाँ प्रतिलिपि प्रेषित करनी है डाक के द्वारा उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा, वो कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अधूरा मान लिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ तार का जो मुख्य प्रारूप है उसको बनाकर छोड़ देते हैं, और नीचे वाला जो मतलब डाक के द्वारा उसका कन्फर्मेशन लेटर भेजा जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, मतलब वो रह जाता है। उसके बाद नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, तो वो आपको करके जाना है। ज़्यादा इसमें मेहनत है भी नहीं, थोड़ा सा बस यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इतना किया। और यहाँ तक हमारा पत्र लेखन वाला जो पूरा मामला है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम शब्द, वर्तनी और उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, मतलब सिलेबस के जो बाकी सेगमेंट हैं उन्हें कवर करेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।